साथियों नमस्कार। मैं दिनेश कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे ग्लोब के विषय में। हालांकि इससे पहले हम लोगों ने कई वीडियोस के माध्यम से, छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से जानकारियां प्राप्त की हैं। आज का टॉपिक बहुत ही अहम टॉपिक है। सुपर टेट में इससे बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न आते हैं। हालांकि सुपर टेट में इन्होंने सीधा सिलेबस रखा है अक्षांश एवं देशांतर। तो अक्षांश एवं देशांतर से निश्चित तौर पर दो प्रश्न आते हैं और दो प्रश्न वो आपके बहुमूल्य प्रश्न है। इन प्रश्नों को ऐसे ही जाया नहीं जाने देना है, इन प्रश्नों को टेकन करना है। तो आइए हमारे साथ मिल करके हम लोग अक्षांश एवं देशांतर का अध्ययन करते हैं और बहुत ही बारीकी तरीके से, बहुत ही डीपली तरीके से अध्ययन करेंगे ताकि हम लोगों का जो सुपर टेट में प्रश्न आए वो हमसे बाहर ना हो, अर्थात वो प्रश्न हमसे छूटे ना। तो आइए देखते हैं मित्रों, हम लोग जो अध्ययन करेंगे सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्लोब क्या है। क्या देखते हैं? ग्लोब। आप लोग पहले पढ़े भी होंगे ग्लोब के बारे में। देखिए ग्लोब ये जो होता है पृथ्वी का एक नमूना है। किसका? पृथ्वी का एक नमूना है। जो प्रश्न बनने वाले हैं उन प्रश्नों को हम नोट डाउन करते जाएंगे। यदि आपको लगे कि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो उसको आप फिर नोट डाउन करते चलिएगा। देखिए ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक नमूना है। ना ही ग्लोब पृथ्वी का आकार है, ना ही जो ग्लोब वो पृथ्वी की आकृति है, बल्कि क्या है? पृथ्वी एक नमूना है। किसका? पृथ्वी का एक नमूना है। ग्लोब पृथ्वी का एक नमूना है। ग्लोब जो है इसकी खोज 1492 में किसने किया था? मार्टिन बैहम ने। ध्यान दीजिएगा, मार्टिन बैहम ने 1492 में इसकी खोज की थी ग्लोब की। बेसिकली क्या है ग्लोब जो है, इस जो ग्लोब है वो पृथ्वी को समझने का एक तरीके से यंत्र कहा जा सकता है कि पृथ्वी पर किस प्रकार के जो उच्चावच है, किस प्रकार के तापमान है, किस प्रकार की वहां की जलवायु है और वहां की स्थिति क्या है। तो ये सारी चीजें हमको क्या बतलाती हैं? ग्लोब। अर्थात पृथ्वी के विषय में कोई भी आकलन यदि हमको करना हुआ तो हम किसके माध्यम से करेंगे? ग्लोब के माध्यम से। ग्लोब एक ऐसा टॉपिक है मित्रों कि यदि आपको ग्लोब की जानकारी हो गई तो समझ लीजिए ज्योग्राफी का पोर्शन, भूगोल का पोर्शन बड़े आसानी से आप सॉल्व करते जाएंगे, बड़ी ही आसानी से आपको समझ में आएगा। यदि आपको ग्लोब समझ में नहीं आ रहा है तो निश्चित तौर पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है ज्योग्राफी के पोर्शन को पढ़ने के लिए। फिलहाल यहाँ पर हम लोग ग्लोब जो पढ़ने चल रहे हैं अर्थात अक्षांश एवं देशांतर, ये ग्लोब के अंतर्गत ही है। पहली बात हम लोग समझते हैं ग्लोब के विषय में। जो ग्लोब की आकृति है, ग्लोब जो है वो ग्लोब जो है इस तरीके से है। हम लोग ये समझते हैं कि पृथ्वी जो है वो गोल है ना। बेसिकली जो जनरली भाषा में हम लोग यही समझते हैं ना कि पृथ्वी गोल है, बट पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी का जो आकार है वो आकार है जियोड आकार का। आप पहले भी पढ़े होंगे इस आकार का, जियोड, जिसको कहते हैं पृथ्वाकार। अब ये पृथ्वाकार क्या है? देखिए जो जियोड है यह पृथ्वाकार है। हम लोग ये पढ़े हैं कि पृथ्वी गोल होती है, नहीं तो ये कुछ बोल देते हैं कि अंडाकार होती है। नहीं, अंडाकार यदि पृथ्वी होती तो पृथ्वी का शेप कुछ इस तरीके से होता, लेकिन पृथ्वी इस तरीके से नहीं है। पृथ्वी जियोड है। जियोड का मतलब ये होता है कि ये जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का जो ध्रुवों वाला हिस्सा है ये वाला, और नीचे का जो दक्षिणी ध्रुव है ये वाले हिस्से दोनों दबे हुए हैं। कहने का मतलब एक गुब्बारा ले लीजिए, गुब्बारे को आप उड़ा करके दोनों ऊपर या नीचे वाले सिरे को आप दबाएंगे, जो आकृति बनेगी उसी आकृति को कहते हैं जियोड आकृति। बात समझ में आ गई होगी मित्रों। तो पृथ्वी का शेप भी इसी तरीके से है, जियोड आकृति। यदि ऑप्शन में आपके गोला भी आए या अंडाकार आए, जियोड भी आए, तो आप सीधा सीधा आप टिक करेंगे जियोड आकृति को। देखिए मित्रों, सबसे पहली बात हम ले लेते हैं पृथ्वी के बारे में। और देखिए ये पृथ्वी है, इसी का एक नमूना ग्लोब है। पृथ्वी अगर मान लेते हैं इस ब्रह्मांड में अनेकों तारे हैं और इन तारों के पुंज को क्या कहते हैं? जो तारे हैं, कई तारे मिल करके के जो है एक समूह में दिखाई पड़ते हैं जिसको आकाश गंगा कहते हैं। अरबों आकाश गंगाएं कह सकते हैं कि जो ये ब्रह्मांड है अनंत है। उस ब्रह्मांड में एक हमारी छोटी सी पृथ्वी है।
सिंपल वे में ये समझे कि एक चारपाई पर आप सरसों फैला दीजिए, उस सरसों में से एक सरसों उठा लीजिए। कहने का मतलब पूरा सरसों का जो क्षेत्रफल हो गया वो हो गया ब्रह्मांड, और उसमें जो है एक सरसों आप उठा लीजिए, वो एक सरसों का मात्र दाना हमारी पृथ्वी है। किसके परिप्रेक्ष्य में? पूरे ब्रह्मांड के परिप्रेक्ष्य में यदि कल्पना की जाए तो ये पृथ्वी इतनी छोटी है। अर्थात हम ये कह सकते हैं हमारा और आपका अस्तित्व कहीं है ही नहीं, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, अपने आप पर हम करते हैं, अपने आप पर गुमान करते हैं। देखिए मित्रों, ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी यूं ही जो है, आपको पता है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर मूवमेंट कर रही है, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य से अधिक दूरी पे जा नहीं पा रही। हालांकि सूर्य से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण निश्चित कक्षा में ये क्या कर रही है, परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों गति कर रही है। देखिए मित्रों, ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी यदि जो है ब्रह्मांड में इस तरीके से परिभ्रमण और परिक्रमण कर रही है, तो इसकी दिशा का निर्धारण कैसे होगा? सबसे पहले ग्लोब को समझने के लिए यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं कि ये जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी की दोनों दिशाओं या चारों दिशाओं की कल्पना हम कैसे करेंगे? कैसे करेंगे कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है? देखिए, इसको समझने के लिए बहुत ही कम आपको कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर या किसी भी किताब में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब आप बहुत ही कठिन परिश्रम करते हैं, डीपली अध्ययन करते हैं, कई अनेकों बुकों का जो अध्ययन करेंगे, तब उसमें जाकर के आपको ये तथ्य आपको सामने मिलेगा। देखिए, जो ये पृथ्वी के उत्तरी बिंदु है, जिस बिंदु पर जिस बिंदु पर कौन सा तारा? ध्रुव तारा। देखिए, ध्रुव तारा जिस बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बना रहा था, उसे कहा गया उत्तरी गोलार्ध। क्या कहा गया? उत्तरी गोलार्ध। अभी गोलार्ध की बात मत करिए, क्योंकि गोलार्ध नहीं, उसको कहा गया उत्तर। क्या कहा गया? उत्तरी, क्योंकि उत्तर में ही ध्रुव तारा चमकता है। उसी प्रकार से दक्षिण में जो है, जिस बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनता था, जिस बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनता था, वहां पर एक तारा था, उस तारे का नाम था साउदर्न क्रॉस स्टार। साउदर्न क्रॉस स्टार। इस तारे के द्वारा जिस बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाया गया, उसे कहा गया दक्षिणी बिंदु। उसे कहा गया दक्षिणी, इसे कहा गया उत्तरी, इसे कहा गया उत्तरी। अब ये दोनों जो दिशा है वो निर्धारित हो गया है, वो क्या है? निर्धारित हो गया। लेकिन हम लोग क्या करते थे कि कागजों पर यदि हमको जो है आकलन करना हुआ दिशाओं का, तो हम पर्टिकुलर किसी एक स्थान विशेष से, ये प्लस वाला निशान सबको पता है कि इस प्लस वाले निशान से आप किसी निश्चित बिंदु से ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है, उसके दाहिनी तरफ पूरब होता है, और बाईं तरफ पश्चिम होता है। तो ये जो है किसी निश्चित बिंदु से, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूं, तो यहाँ पर इससे ऊपर जो है वो क्या होगा? उत्तर। नीचे क्या होगा? दक्षिण। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? पूरब। और दाहिने साइड क्या होगा? पश्चिम होगा। तो कहने का मित्रों ये मतलब है कि इस पर्टिकुलर जो प्लस वाला निशान है, जहां भी दिशाओं का कंफ्यूजन हो, ये आप इस प्लस वाले निशान से आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ये देखिए, दोनों ही जो दिशाएं हैं, वो दिशाएं जब क्लियर हो जाती है, तो इसका मतलब एक दाहिने साइड क्या है? वो पूरब है, और इस साइड में क्या है? पश्चिम है। मित्रों, अब एक और अच्छी बात आपको बताने जा रहे हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी क्या है? अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। हालांकि पृथ्वी कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। देखिए, जो अक्ष की बात हम करते हैं, मान के चलते हैं कि जो कोई गोल पिंड है, इस गोल पिंड में दोनों ध्रुवों से केंद्र की ओर मिलाने वाली रेखा, मैं बात कर लूं, ये जो है गोला है। अभी ग्लोब अपने पास नहीं है, एक दिन दो दिन में हम ग्लोब को ले आएंगे। तो जो केंद्र से ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जा रही, केंद्र से जो रेखा जा रही है, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली, उसी को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। कि अगर ये मैं बात कर लूं कि ये ग्लोब है, ग्लोब को केंद्र से जो है जो रेखा मिला रही है, उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कि ये जो केंद्र से जा रही है रेखा,
ये रेखा दोनों बिंदुओं को मिला रही है, तो इसी को कहते हैं अक्ष। जैसे आप लट्टू देखते हैं, बच्चे नचाते हैं ना, केंद्र से खिल्ली डाली जाती है, तो केंद्र से जो खिल्ला डाला जाता है वो बीचों बीच दोनों बिंदुओं को टच करता है, तो वही क्या हो गया, आपका अक्ष हो गया। लेकिन ये जो पृथ्वी का अक्ष है ये 90 डिग्री पे ना होकर के क्या है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो 23.5 डिग्री झुकी हुए कारण अब ये झुकी हुई है कहां पर, अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो 23.5 डिग्री झुकी हुई के कारण, झुकने के कारण जो 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री पर जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश पूरे पृथ्वी पर एक साइड से नहीं पहुंच पाता, अर्थात पूरे पृथ्वी पर एक समान रूप से नहीं पहुंच पाता। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आपसे दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक आपका कक्षीय कोण और अक्षीय अक्षीय झुकाव और कक्षीय कोण के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी का कक्षीय कोण क्या है, मैं बात कर लूं कि ये पृथ्वी की कक्ष है और यहाँ पर पृथ्वी है और पृथ्वी का ये 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर यहाँ पर होता तो ये 90 डिग्री होता, लेकिन यहाँ से यहाँ के बीच में 23.5 झुकी हुई है, तो 90 में से आप जो है 23.5 निकाल देंगे तो कितना आएगा, 66.5 डिग्री। कितना आएगा, 66.5 डिग्री। तो कक्षीय कोण क्या हो गया पृथ्वी का, 66.5 डिग्री। कितना हो गया, 66.5 डिग्री। जबकि अक्षीय झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री। दोनों को आप जोड़ देंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री पूरा होता है। तो मित्रों, आप अब तक जो है आप कम से कम 4 या 5 प्रश्नों का अध्ययन कर चुके हैं। अब आइए देखते हैं कि जो ग्लोब है वो इसी पृथ्वी का एक क्या है, नमूना है। इसी पृथ्वी का क्या है, एक नमूना है। तो देखिए जो ग्लोब है, इस ग्लोब पर दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। कितने प्रकार की, दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं हैं, वास्तविक कोई रेखा नहीं है पृथ्वी पर, ऐसी कोई नई रेखा खींची गई है जिसको आप देख सके और देख करके आकलन करें, क्योंकि ये रेखाएं क्या है, वो काल्पनिक है। अब आइए देखते हैं, ये हमारा ग्लोब हो गया और ग्लोब पर जो काल्पनिक रेखाओं की बात हम कर रहे हैं उन रेखाओं का नाम है अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश एवं देशांतर, ये सीधा सीधा टॉपिक आपके सुपर टेट में दे रखा है कि अक्षांश एवं देशांतर। इसका मतलब यह है कि यदि सिलेबस में दिया है तो यहां से प्रश्न आना लाजमी है और प्रश्न निश्चित तौर पर आएगा। हम लोग जब सुपर टेट दे रहे थे उस टाइम भी 2 प्रश्न आए थे और बड़े बहुमूल्य प्रश्न थे, लेकिन इस टाइम जो प्रश्न का लेवल है वो बढ़ चुका है, तो आपको थोड़ा सा जो है डीपली अध्ययन करना होगा। अक्षांश को क्या कहते हैं, अक्षांश को अंग्रेजी में कहते हैं लैटिट्यूड। क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। और देशांतर को कहते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं मित्रों, लॉन्गिट्यूड। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसको सरल रूप से हम समझते हैं कि यहाँ पृथ्वी के बीचों बीच, पृथ्वी के बीचों बीच इस तरीके से पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम है, पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई क्षैतिज दिशा में, किस दिशा में, क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल रूप में पृथ्वी के समानांतर खींची गई, पृथ्वी की समानांतर खींची गई पूरब से पश्चिम की दिशा में खींची गई एक सरल रेखा क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। क्या कहलाती है, अक्षांश। अक्षांश का मतलब होता है अक्ष प्लस अंश। अगर हम बात कर लेते हैं, ये अक्ष है और ये अक्ष मतलब यहां से एक धुरी आती है और ये अक्ष है और इस अक्ष पर कितने डिग्री का कोण पड़ रहा है, कितने डिग्री का कोण बन रहा है, वो इसका अंश बताएगा, इसलिए कहा गया है अक्षांश। अक्षांश हमें क्या बतलाता है, अक्षांश हमें तापमान की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है, तापमान की जानकारी देता है। यदि तापमान की जानकारी हो गई तो इसकी बदौलत हम जलवायु के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जलवायु के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि जानकारी जलवायु के बारे में प्राप्त करना है तो आपको
पवनों का अध्ययन करना होगा, आपको समुद्र से कितनी दूरी है इसको भी अध्ययन करना होगा, समुद्र तट से कितनी ऊंचाई है इसको भी अध्ययन करना होगा, तमाम प्रकार की जितनी वायुमंडलीय दशाएं हैं उन सबका अध्ययन करना होगा। लेकिन अक्षांश भी कहीं न कहीं आप 20 से 25% जलवायु निर्धारण में ये हमें उपयोगी साबित होता है। उसके बाद देशांतर के संबंध में बात करें, देशांतर आप शब्द से ही पकड़ सकते हैं, शब्द से ये सीधा सीधा स्पष्ट हो रहा है, देश का अंतर, देशांतर, देश का अंतर, अर्थात देश का अंतर का मतलब है इस देशांतर के माध्यम से हम तिथि का निर्धारण कर सकते हैं, इस देशांतर के माध्यम से हम समय का निर्धारण कर सकते हैं। अर्थात अकेले जो अक्षांश है वो तापमान या जलवायु का निर्धारण कर देगी, मगर तिथि और समय का निर्धारण नहीं करेगी। अकेले जो देशांतर है वो तिथि और समय का निर्धारण कर देगी, लेकिन तापमान और जलवायु का निर्धारण नहीं करेगी। ये दोनों मिल करके मित्रों, दोनों मिल करके किसी देश की स्थिति का निर्धारण करते हैं, किसी देश की स्थिति का निर्धारण करते हैं। अब किसी देश की स्थिति की बात कर ले, स्थिति में तापमान भी आएगा, स्थिति में जलवायु भी आएगा, स्थिति में तिथि भी आएगा, स्थिति में समय भी आएगा, अर्थात स्थिति में सभी चीजों का आकलन किया जाता है, वहां की कैसी स्थिति है। तो इसका मतलब किसी देश की स्थिति को जानना हुआ तो हमको क्या जानना पड़ेगा, हमें अक्षांश एवं देशांतर को जानना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि सुपरटेट या आप भारत के भूगोल आप जब भी पढ़ें या विश्व का भूगोल जब पढ़ें तो अक्षांश एवं देशांतर को जरूर पढ़ें, क्योंकि किसी भी देश की स्थिति के बारे में पूछा जा सकता है, या देश कहां पर अवस्थित है, उसके अक्षांशी विस्तार क्या है, उसके देशांतरी विस्तार क्या है, वहां पर समय क्या हो रहा होगा, वहां की तिथि क्या है, वहां की जलवायु क्या है, वहां तापमान कैसा है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। और ये सारी चीजों को आप कहां पर अध्ययन करेंगे, अक्षांश एवं देशांतर के अंतर्गत। आइए देखते हैं मित्रों, ये जो आपका जो है एक सरल रेखा खींची गई है, इस रेखा को अक्षांश रेखा ही कहते हैं, मगर यहाँ पर कोई कोण नहीं बनेगा इस रेखा पर, क्योंकि पृथ्वी के बीचों बीच से यह गुजर रही है, पूरब से पश्चिम की दिशा में गुजर रही है, पृथ्वी के समानांतर गुजर रही है, पृथ्वी के क्षैतिज दिशा से होकर गुजर रही है। ये लंबवत नहीं है, ये पृथ्वी की क्षैतिज दिशा में है, समानांतर है, लेटी हुई रेखा है, इसलिए इसको लैटिट्यूड आप मान सकते हैं। तो ये जो रेखा है ये जो है ग्लोब को दो भागों में विभाजित करता है, खींची तो जा रही है पूरब से पश्चिम की ओर, लेकिन ग्लोब को दो भागों में विभाजित कर रही है, एक उत्तर की दिशा में और ये दक्षिण की दिशा में, ये उत्तर की दिशा में, एक दक्षिण की दिशा में। अब देखिए ये जो जब दो भागों में विभाजित कर दिया तो ऊपर वाला भाग हो गया क्या, आधा गोला, नीचे वाला भी भाग क्या हो गया, आधा गोला। आधे गोले को हम क्या कह सकते हैं, गोलार्ध कह सकते हैं। तो उत्तर की दिशा में है तो इसको कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण की दिशा में है इसको बोल देंगे दक्षिणी गोलार्ध। तो ये आपका हो गया 0 डिग्री कह दीजिए, और इसको आप विषुवत रेखा कह दीजिए, या इसको इक्वेटर कह दीजिए, या इसको जो है भूमध्य रेखा कह दीजिए, बात एक ही है मित्रों, चाहे आप रेखा कहें चाहे आप वृत्त कहें, क्योंकि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये अक्षांशी वृत्त भी होते हैं। सामने से आप देखेंगे तो आपको एक रेखा नजर आएगी, लेकिन एक अक्षांश पूरे सर्कल पर होता है, एक वृत्त के रूप में होता है, इसको अक्षांशी वृत्त या अक्षांश रेखा दोनों आप कह सकते हैं। विषुव का मतलब होता है दिन रात बराबर होना। यदि पृथ्वी के बीचों बीच ये रेखा खींची गई तो सूर्य का प्रकाश यहाँ पर सीधा पड़ता है, जिसके कारण 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, उस स्थिति को मित्रों कहते हैं विषुव। इसी के कारण इसका नाम विषुवत रेखा भी पड़ा है, इंग्लिश में इसे इक्वेटर भी कहते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच से गुजर रही इसलिए इसको भूमध्य कहते हैं। भू का मतलब होता है पृथ्वी, मध्य का मतलब बीच में से, इसका मतलब है कि ये भूमध्य रेखा है। अब देख लीजिए जो अक्षांश है, ये अक्षांश को जो विभिन्न प्रकार की कोण इससे बनते हैं अक्षांशों के माध्यम से, इसमें जो है इसको समझने के लिए डिग्री, मिनट और सेकंड का प्रयोग करते हैं। किन किन का प्रयोग करते हैं, डिग्री, मिनट और सेकंड का प्रयोग करते हैं। जो डिग्री है
वो बड़े स्थानों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जबकि मिनट जो है ये बड़े स्थानों से थोड़ा सा छोटे स्थानों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जबकि सेकंड अत्यंत ही छोटे स्थानों के लिए प्रयोग किया जाता है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो लगभग डिग्री और मिनट का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, सेकंड का बहुत ही कम प्रयोग किया जाता है। अत्यंत छोटे स्थानों को जब दिखाना होता है तब जो है हम सेकंड का प्रयोग करते हैं। तो जब इन कोणों का माप होता है, कोणों को मापने के लिए डिग्री, मिनट और सेकंड का प्रयोग करते हैं। यदि हम बात कर लें, यहाँ पर 0 डिग्री है, कोई कोण नहीं बन रहा। जैसे आप ऊपर जाएंगे 1 डिग्री का कोण, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, 4 डिग्री का, इसी तरीके से ऊपर आप सीधा पहुंच जाएंगे तो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। कितने डिग्री का मित्रों बन जाएगा? यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा उत्तरी गोलार्ध, यानी कि उत्तरी गोलार्ध के बिंदु पर। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। यहाँ पर 1 से शुरू हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से आप ऊपर तक जाएंगे 90, और इसी तरीके से फिर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ भी कितना होगा मित्रों? यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये दक्षिणी गोलार्ध है। ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है। तो 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे। यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये तमाम जो रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखाएं, हर एक डिग्री पर यहाँ पर एक रेखा है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो ऊपर तक जो है कुल 90 रेखाएं हैं। उसके बाद जो है नीचे भी जो है, इसको मिटा देते हैं, नीचे भी जो है वो कितनी रेखाएं हैं? 90 रेखाएं हैं। कितनी रेखाएं हैं? 90 रेखाएं हैं। हालांकि 90 रेखाएं नहीं बना पाएंगे हम, ना ही इसमें बन पाएगा, फिर भी समझने के लिए मान लेते हैं कि ये 90 रेखाएं हैं। और बीच में से कौन सी रेखा? इक्वेटर या विषुवत रेखा गुजरी है। देखिए मित्रों, अब जब प्रश्न आती है तो यहाँ पर अक्षांश रेखाओं के बारे में, अक्षांश जो अक्षांशी संख्या है उसके विषय में प्रश्न ढेर सारे आते हैं। अक्षांशी संख्या के विषय में, संख्या के विषय में बहुत ही मतभेद रहता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग ढंग से दिया गया है। विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज रहते हैं, कौन सा उत्तर हम सही माने, कौन सा गलत माने। फिलहाल यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से समझिए, संख्या की बात आती है तो सबसे पहले अक्षांश की बात आती है। कुल अक्षांश कितने हैं? कुल अक्षांश कितने हैं? कुल अक्षांश की बात जब आए तो यहाँ पर 0 डिग्री पर देखेंगे कोई कोण नहीं बन रहा है। 0 डिग्री पर कोई कोण नहीं बन रहा है, लेकिन 0 डिग्री के ऊपर जाएंगे 90 कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। चाहे आप इधर से देखेंगे फिर 90 डिग्री का कोण, चाहे इस साइड में देखेंगे तो 90 डिग्री का कोण। अर्थात ऊपर कितने हैं? 90 अक्षांश हैं, और नीचे कितने हैं? 90 अक्षांश हैं। तो कुल मिलाकर अक्षांशों की संख्या कितनी हो गई? 180। ये अक्षांशों की संख्या 180 है। अब देखते हैं मित्रों अक्षांशी वृत्त के बारे में। कुल अक्षांशी वृत्त, कुल अक्षांशी वृत्त, कुल अक्षांशी वृत्त की बात कर लें तो कुल अक्षांशी वृत्त की बात कर लें तो 90 ऊपर 90 नीचे, अर्थात 90 ऊपर हो गए और 90 नीचे, प्लस एक जो विषुवत रेखा है जो 0 डिग्री है, इसको भी आपको काउंट करना होगा। कुल अक्षांशी वृत्त हो गया 181। कुल अक्षांशी वृत्त कितना हो गया? 181। जब कुल अक्षांश रेखाओं की बात आए, कुल अक्षांश रेखाओं की बात आए, अक्षांश रेखाओं की बात आए, अक्षांश रेखाओं की बात अगर आती है तो कुल में से 181 में आप देखेंगे ये दोनों क्या है? बिंदु के रूप में है। जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एक बिंदु के रूप में है। और बिंदु भी क्या होती है? एक सर्कल के रूप में होती है, रेखा के रूप में नहीं होती है। अर्थात यहाँ पर जब रेखा पूछेंगे तो ये क्या है? वृत्त के रूप में है। इनमें से 2 घटा देंगे हो जाएगा 179। देखिए 3 आंकड़े आए हैं। कुल अक्षांश की संख्या 180, कुल अक्षांशी वृत्त की संख्या 181, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है। मित्रों इसको बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ लीजिएगा। उसके बाद देखिए मित्रों, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य जो स्थान है उस स्थान को कहते हैं जोन या कटिबंध। इसको अंग्रेजी में जोन कहेंगे, हिंदी में इसको कहते हैं कटिबंध। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य वाले स्थान को जोन या कटिबंध कहा जाता है।
उसके बाद देखिए मित्रों, इन दो अक्षांश रेखाओं के मध्य जो स्थान है, इन स्थानों के मध्य जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उन दूरी की बात हम कर ले। देखिए यहां पर हम लिख देते हैं दो अक्षांशों के मध्य स्थान को, दो अक्षांशों के मध्य, दो अक्षांशों के मध्य वाले स्थान को जोन या कटिबंध कहा जाता है, जोन या कटिबंध कहा जाता है, जोन या कटिबंध कहा जाता है। अब देखिए समझने लायक चीज है कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य जो दूरी है वह दूरी है 111 किलोमीटर। लेकिन एक बात फिर आप लोग समझिएगा कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी 111 किलोमीटर होती है, मगर यह ध्रुवों की ओर बढ़ती जाती है। अब सोचेंगे आप लोग कि ये कैसी बात है कि ध्रुवों की ओर बढ़ती जाती है। ये जैसे जैसे आप जो है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलेंगे, अर्थात उत्तरी गोलार्ध की पोल्स की ओर चलेंगे और दक्षिणी पोल्स की ओर चलेंगे, तो यहाँ पर जो दूरी है उसमें क्या भिन्नताएं आती हैं, दूरी बढ़ती जाती है। एक्चुअली क्या है कि जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पे 110.5 किलोमीटर है और ध्रुवों पर पहुंचते पहुंचते 111.3 किलोमीटर हो जाता है। तो औसत रूप में जब निकाला जाता है तो 111 जो है किलोमीटर ये निकल कर आता है। उसके बाद देखिए मित्रों, यहाँ पर जो है इन जो अक्षांश रेखाएं हैं, देखिए मित्रों हम छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, मुझे लगता है कि समय जो है ज्यादा हो रहा है। उसके बाद जो है छोटी छोटी वीडियो बना करके, ताकि आप लोग को समझ में भी आए, आपका समय यूं जाया ना जाए लंबी वीडियो बना करके, क्योंकि मोबाइल की अपनी कैपेसिटी भी होती है। तो हम इसके आगे जो है वो अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।